हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश जायसवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या प्लेनेट। फ्रेंड्स, आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता की, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करके लाया गया है 2023 में। इसमें 23 चैप्टर्स हैं एंड 358 सेक्शंस हैं। क्रिमिनल लॉ का ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, सब्सटेंटिव लॉ है, जो कि ऑफेंसेस को डिफाइन करता है एंड उसके पनिशमेंट्स के बारे में बताता है। अगर आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, एलएलबी कर रहे हैं या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी लॉ से रिलेटेड कर रहे हैं या फिर इंटरेस्टेड हैं इस चीज में, तो आपको पता होगा कि भारतीय न्याय संहिता क्या होता है। इस सीरीज में हम टोटली डीप स्टडी करेंगे, जैसे कि विद एमसीक्यू एंड विद लैंडमार्क जजमेंट आपको पूरा कवर कराया जाएगा। ये हमारा जो पहला लेक्चर है उसमें हम इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करेंगे और आप देखेंगे कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, जो आईपीसी होता था 1860 में, लॉर्ड मैकॉले ने लाया था उसको, उसमें 511 सेक्शंस होते थे। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सिर्फ और सिर्फ 358 सेक्शंस हैं। अब आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि ये कम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या होता था कि जो अलग अलग ऑफेंसेस थे या फिर उससे रिलेटेड ऑफेंसेस थे, उसको अलग अलग सेक्शंस में डिफाइन कर दिया था और बाद में अमेंडमेंट के थ्रू एबीसीडी करके भी ऐड कर दिया गया था। ठीक है, चैप्टर्स भी ऐड कर दिए गए थे, सेक्शंस भी ऐड कर दिए गए थे। लेकिन अभी क्या किया गया है, क्योंकि ये जो भारतीय न्याय संहिता है उसको नए सिरे से बनाया गया है एनालाइज करके, तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो सेम कैटेगरी के ऑफेंसेस हैं उसको एक जगह ला करके ऐसे मतलब अरेंज कर दिया गया है, तो इस वजह से वो 358 बचे। ठीक है, बाकी मुझे ऐसा लगता है कहीं ज्यादा उससे पढ़ना है तो बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है इसको। अभी जो भारतीय न्याय संहिता उसमें 20 चैप्टर्स थे और जो आईपीसी था उसमें 23 चैप्टर्स थे। ठीक है, अब हम बात करें इन्फोर्समेंट की, तो आपको हम एक चार्ट दे दिए हैं जिसमें आपको मिल जाएगा पूरा जो भी इवेंट रहा है इसको पास वास करने का। ठीक है, इसमें पूरा कब लोकसभा में बिल पेश किया गया था और कब पास हुआ है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वो हम आपको लास्ट स्लाइड में दे देंगे। अभी जनरली हम ये समझते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो 1 जुलाई ऑफ 2024 को ये जो है इनेक्ट हो गया था, इनफोर्स हो गया था। एक्ट नंबर जो है वो 2023 का 45वां है। और सिमिलरली हम बात करें तो जो जो आईपीसी था वो भी 45 ही था। ठीक है, 45 ऑफ 1860 था। सब्जेक्ट मैटर जो ये टॉपिक है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, जैसे देखिए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे तो आपको पता होगा तीन टाइप का लिस्ट होता है। एक होता है यूनियन लिस्ट, और एक होता है स्टेट लिस्ट, और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जो होता है उस मैटर्स पे पार्लियामेंट लॉज बनाती है। जो स्टेट लिस्ट में चीजें होती हैं उस पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है। और वहीं अगर कंकरेंट लिस्ट की बात करी तो दोनों बनाते हैं। ठीक है, दोनों बनाते हैं। अगर दोनों लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों के द्वारा लॉ बनाया गया है और वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ, तो वहां पे जो सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाया गया है उसको प्रिवेल कर दिया जाएगा, वो प्रिवेल हो जाएगा। ठीक है, जो आईपीसी है वो सब्सटेंटिव लॉ है। और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या फिर बीएनएसएस है वो प्रोसीजरल लॉ है। लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता है वो सब्सटेंशियल लॉ है। इसमें डिफाइन किया गया है, उसको आउटलाइन या फिर प्रिस्क्राइब किया गया है ऑफेंसेस के बारे में, मूलभूत विधि है ये। ठीक है, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता को का जो प्रोसीजर है, यानी कि अगर कोई ऑफेंस करता है किसी सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट में, तो उसको प्रोसीजर क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है उसको न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, वो हम आगे बात करेंगे जब बीएनएसएस या फिर बीएसए पढ़ेंगे तो। बाकी अभी ऑफेंसेस के बारे में भारतीय न्याय संहिता कवर करता है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑफेंसेस होता क्या है। तो गाइज, ऑफेंसेस जो टर्म है वो सेक्शन 2 क्लॉज 24 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में डिफाइंड है। ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक्ट या फिर ओमिशन जो कि पनिशेबल हो इस संहिता के द्वारा, या फिर वो किसी लोकल या स्पेशल लॉ में भी उसको ऑफेंस कंसीडर किया गया है, तो वो
जो है भारतीय न्याय संहिता 2 क्लॉज एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, यानी कि क्राइम को कमिट करने के लिए क्या क्या नेसेसरी होता है। तो सबसे पहला जो नेसेसरी चीज है वो होता है ह्यूमन बीइंग। अगर कोई जानवर या फिर कुत्ता है किसी को बाइट कर ले रहा है, डॉग है बाइट कर ले रहा है, काट ले रहा है, तो वह एक ऑफेंस नहीं है, आईपीसी के अंडर वह पनिशेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डॉग है बाइट कर लिया किसी बच्चे को या फिर किसी भी पर्सन या फिर सोसाइटी में किसी को, तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, ऐसा नहीं है। एलिमेंट ऑफ क्राइम में आईपीसी जो कवर करता है वो पहला है कि जो ऑफेंस करने वाला है, जो एक्यूज है, वो क्या होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड, और ह्यूमन बीइंग में भी एक्सेप्शंस हैं, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। जैसे कि जनरल एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा है जो कि 7 ईयर ऑफ एज है उसका, ठीक है, अगर वह कोई एक्ट या फिर ओमिशन कर रहा है जिसकी वजह से किसी का डेथ हो जा रहा है, तो वह ऑफेंस नहीं है। 7 ईयर से कम का बच्चा है तो ऐसे ही कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि ह्यूमन बीइंग को भी एक्सक्लूडेड करता है। अब हम बात करते हैं जो दूसरा एलिमेंट ऑफ क्राइम है, वो है मेंस रिया। मेंस रिया क्या होता है? मेंस रिया का जनरल मीनिंग होता है गिल्टी माइंड। जैसे कि कोई एक्ट या फिर ओमिशन कर रहे हैं, उस वो हम किसी भी रॉन्गफुल इंटेंशन से कर रहे हैं, जो कि पनिशेबल है लॉ के द्वारा, फिर भी उस एक्ट को वॉलेंटरली कर रहे हैं, अपनी इच्छा से जानबूझ करके कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड वन इज एक्टस एक्टस रिया। ठीक है। थर्ड क्या है? एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है? मान लेते हैं हम कि जो मेंस रिया होता है उसी का फिजिकल एस्पेक्ट होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो शूट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, शूट कर दे रहा है, मान लो फायर कर दे रहा है गन से बी को, बी को। तो जो इसका एक्टस रियस होगा वो क्या होगा, डेथ होगा अगर वह मर जाता है। तो ये जो मैनर है, वे ऑफ कॉजिंग डेथ है, वो डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये डिफरेंस नहीं हो सकता है, मतलब फिजिकल एस्पेक्ट जो है वो डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि जो फोर्थ एलिमेंट है जिसके बिना क्राइम कमीशन पूरा ही नहीं होगा, वो है इंजरी। इंजरी होनी चाहिए। इंजरी कैसी भी हो सकती है? माइंड, माइंड मेंटल इंजरी भी हो सकता है, बॉडीली इंजरी भी हो सकता है, यानी फिजिकल इंजरी भी हो सकता है। ठीक है। इसी तरह से और भी जो भी जिस टाइप का भी इंजरी है, इंजरी कॉज होना चाहिए, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, कैसा भी हो। ठीक है। अब हम इसको डिटेल में बात करते हैं लाइन बाय लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन बीइंग जो कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑफेंस है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए हु मस्ट बी अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन। वही हम बात कर रहे थे कि जैसे अगर 7 साल से कम का है, मतलब लॉ में जो डिफाइन किया गया है कि अगर ये ह्यूमन बीइंग है जो कि एक्सेप्टेड है यहाँ पे, तो वो कमिट कर रहा है, तो उनको छोड़ करके जो भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन के अंडर में होना चाहिए वो व्यक्ति। अगर कोई 7 साल के अंडर में है तो वो क्रिमिनली लाइबल नहीं होगा, टू एक्ट इन पार्टिकुलर मैनर एंड शुड बी फिट सब्जेक्ट फॉर अवॉर्डिंग अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। ठीक है। वह क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए, मतलब कि मेजर होना चाहिए, या फिर जो भी लॉ में है वो हम बताएंगे आगे आपको। सेकंड हम लोग देखे थे मेंस रिया। तो जो मेंस रिया है वो सेकंड इसेंशियल एलिमेंट है जिसके बिना क्राइम कमिट नहीं हो सकता है। ठीक है। एविल इंटेंशन या फिर गिल्टी माइंड जो होता है, मेंस रिया इज द एविल इंटेंशन ऑफ नॉलेज टू डू रॉन्गफुल एक्ट। या तो नॉलेज है या फिर गिल्टी इंटेंशन ही है, अपनी इच्छा से कर रहे हैं, वॉलेंटरली कर रहे हैं, इन कॉन्सियस स्टेट, मतलब कि आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से स्वच्छ, मतलब कि हेल्दी है। ठीक है। किसी भी प्रकार का मेंटल प्रॉब्लम नहीं है या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड नहीं है, पूरी तरह से कॉन्सियस माइंड के साथ अपनी इच्छा के साथ गलत कार्य किया जा रहा है जो कि लॉ के द्वारा पनिशेबल है, प्रोहिबिटेड है, तो वो मेंस रिया कहलाता है। एक्टस रियस क्या होता है? द थर्ड एलिमेंट ऑफ एक्ट ऑफेंस इज एक्टस रियस। एक्टस रियस क्या होता है? यह होता है फिजिकल एस्पेक्ट। कोई भी एक्ट या फिर ओमिशन जो कि इलीगल है, अगर वो टेक प्लेस होता है या फिर किया जा रहा है विथ गिल्टी इंटेंशन, ठीक है,
तो वह एक्टस रियस कहलाता है। एक्टस रियस क्या होता है? एक्चुअली वो मैनिफेस्टेशन होता है मेंस रिया का, ठीक है। merely possessing a guilty mind and thinking of committing a crime not enough। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि मतलब हमको उसको मारना है या फिर उसका मर्डर करना है, तो वह एक जो है वो क्राइम नहीं कहलाएगा। वो इनफ नहीं है किसी भी अक्यूज्ड को पनिश करने के लिए, सिर्फ अगर इंटेंशन है ऐसा तो। क्योंकि इंटेंशन प्रूफ करना बहुत मतलब हार्ड है, ठीक है, टफ है। एक्यूज पर्सन मस्ट ऑल्सो एक्ट, मतलब कि उस इंटेंशन के साथ जो है एक्ट भी होना चाहिए, तभी वह पनिशेबल होगा, ठीक है। प्रोफेसर केनी है जो कि फर्स्ट राइटर हैं टू यूज द टर्म एक्टस रियस। एक्टस रियस टर्म जो यूज किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? प्रोफेसर केनी के द्वारा किया गया है। एक लीगल लैटिन जो है फ्रेज है, ठीक है, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निफी मेंसिट रिया। इसका मतलब क्या होता है? एक्ट इज नॉट गिल्टी अनलेस द माइंड इज गिल्टी। मतलब कि जब तक गिल्टी माइंड नहीं है, उस गिल्टी माइंड के बिना कोई एक्ट किया गया है, तो वह पनिशेबल नहीं होगा। इसका सिंपल मीनिंग ये होता है। थर्ड जो एलिमेंट था वो था एंजरी, सॉरी फोर्थ एलिमेंट है ये, एंजरी है। एंजरी का मतलब क्या होता है? एक एसेंशियल एलिमेंट है। इंजरी का मतलब कैसा भी हो सकता है, माइंड मेंटल इंजरी हो सकता है, बॉडीली इंजरी हो सकता है, या फिर किसी भी इंडिविजुअल का रेप्यूटेशनल इंजरी भी हो सकता है। मतलब किसी को आप डिफेम कर रहे हो, तो ये भी एक तरह का ऑफेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में। हमने एलिमेंट अच्छी तरीके से समझ लिया, चार एलिमेंट बताया हमने। सबसे पहला ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, फिर दूसरा बताया मेंस रिया होना चाहिए, गिल्टी माइंड होना चाहिए, एक्टस रियस होना चाहिए, मतलब कोई एक्ट या फिर ओमिशन होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंटेंशन, ठीक है। और फोर्थ वन इज इंजरी, जिसमें कि बॉडीली इंजरी भी हो सकता है, फिजिकल इंजरी भी हो सकता है, या फिर रेपुटेशनल इंजरी भी हो सकता है। मतलब किसी को डिफेम कर रहे हो, रेपुटेशन खराब कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का ऑफेंस है। स्टेजेस ऑफ क्राइम की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले जो हम अभी इंटेंशन बता रहे थे ना, वही होता है। इंटेंशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेज होता है किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए, ठीक है। वो मेंटल स्टेज पे, मतलब कि अगर किसी क्राइम को कमिट करना है, तो सबसे पहले दिमाग में हमारे थॉट्स आते हैं कि इसको हमें मारना है। तो ये हो गया इंटेंशन, मेंटल स्टेज हो गया। तो यहाँ पे जो मेंटल स्टेज है वह किसी भी हालत में पनिशेबल नहीं है। इंटेंशन रिफर्स टू मेंटल स्टेज वेयर अ पर्सन कॉन्शियसली डिसाइड्स, मतलब कि कॉन्शियस स्टेट में वह डिसाइड कर रहा है, मतलब वो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है किसी भी प्रकार से, या फिर अनसाउंड नहीं है, टू कमिट अ पर्टिकुलर एक्ट डायरेक्टिंग देयर कंडक्ट टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोटिव। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोटिव। मोटिव क्या होता है? हम मोटिव समझते हैं क्या होता है। मोटिव बेसिकली क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट को करने के लिए जो रीजन है उसके बिहाइंड, ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि भूखा है, ठीक है, ये क्या है? हंग्री है। अब बी को इसको देख के दया आ जाती है, बट इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। अब ये इसको सोच रहा है हेल्प करना है, ठीक है, बट इसके पास पैसे नहीं है। अब ये क्या सोचता है कि मैं सी के घर से चोरी करूंगा और इसका हेल्प कर दूंगा, इसको खाना खिला दूंगा। तो इसका मोटिव क्या है? हेल्प करना है। इसलिए वह इंटेंशन इसका क्राइम करने का हुआ। यहां पे जो थेफ्ट कर रहा है ये, ठीक है, यह एक ऑफेंस होगा। यानी कि मोटिव मैटर नहीं करता है, मोटिव आपका अच्छा है कि बुरा है। अगर आपका इंटेंशन है क्राइम करने का, तो वहां पे वह ऑफेंस होगा, ठीक है। अब बुरा भी इंटेंशन हो सकता है, अच्छा भी इंटेंशन हो सकता है। यहाँ पे इंटेंशन मोटिव आपको समझ में आ गया होगा। मोटिव जो है वो इसेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन जो मोटिव है वो हेल्प कर सकता है किसी भी इंटेंशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक। लॉ डज नॉट टेक नोटिस ऑफ एन इंटेंशन, mere intention to commit an offense not followed by any act cannot constitute an offense. The obvious reason for not prosecuting the accused at this stage is that is very difficult। यही हम बता रहे थे आपको, ये जो इंटेंशन है यहाँ पे इसको
प्रूफ करने में बहुत टफ हो जाएगा, ठीक है, प्रोसिक्यूशन के लिए वह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मोटिव समझ में आ जा रहा है तो इंटेंशन प्रूफ करना आसान हो सकता है। सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है? जो इंटेंशन हमारा था, उस इंटेंशन पे प्लान कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, मतलब अरेंज कर रहे हैं सारी चीजें। जो इंटेंशन हम हमारा था क्राइम कमिट करने के लिए, जैसे डेथ करने का इंटेंशन है, तो उसके लिए कोई भी कुछ भी खरीदने, मतलब कि अगर हम मान लो नाइफ खरीद रहे हैं कमिट क्राइम कमिट करने के लिए, तो ये जो परचेजिंग ऑफ नाइफ है, दिस इज द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन। बट नाइफ खरीदना अपने आप में पनिशेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप ये प्रूफ कर नहीं पाओगे, बहुत डिफिकल्ट है ये प्रूफ करना कि ये जो हम चाकू खरीद रहे हैं वो डेथ कमिट करने के लिए या फिर मर्डर कमिट करने के लिए परचेज कर रहे हैं। Preparation is not unlawful in itself, since it is difficult to prove that that the essential preparation were made for the commission of crime. अब हमने बता दिया कि जो प्रिपरेशन है वो पनिशेबल नहीं है, इसके एक्सेप्शंस भी हैं। अगर देशद्रोह करने के लिए या फिर सरकार के खिलाफ क्राइम करने के लिए आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, औजार खरीद रहे हैं, आर्म्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रिपरेशनल स्टेज पे ही जो है वो क्या है, पनिशेबल है। डकैती करने के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और भी चीजें हैं, आगे भारतीय न्याय संहिता में हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे विथ केस लॉस, तो बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन स्टेज है वो जनरली पनिशेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ सेक्शंस हैं जिसमें पनिशेबल है। थर्ड स्टेज क्या होता है? अटेम्प्ट। थर्ड स्टेज क्या है? अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट का मतलब होता है कि जो हमारा प्रिपरेशन का जो नेक्स्ट स्टेज है, प्रिपरेशन के बाद जो होने वाला है, अटेम्प्ट का मतलब होता है डायरेक्ट मूवमेंट टुवर्ड्स द कमीशन। मतलब कि पूरी प्रिपरेशन हो गई है, अब क्राइम कमिट करने के लिए हम चले जा रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही चाकू चलाए, फेल हो गया, किसी भी मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है। अब मान लो हम गोली चलाए और जो ए था वो बी पे फायर करता है, शूट करता है, और बी हल्का सा साइड हो जाता है, ठीक है, बी हल्का सा साइड हो जाता है और वो बच जाता है, लेकिन ये फिर भी पनिशेबल होगा। हालांकि वो फेल हो गया है मर्डर कमिट करने में, लेकिन फिर भी वो पनिशेबल होगा। तो बीएनएस जो है डज नॉट होल्ड एनी स्पेसिफिक डिफिनेशन ऑफ अटेम्प्ट, मतलब कि अटेम्प्ट वर्ड जो है कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। ये फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देख करके जज डिसाइड करता है कि ये मर्डर था या कुछ और था या फिर अटेम्प्ट था। बट प्रोवाइड पनिशमेंट, इसके लिए स्पेसिफिक पनिशमेंट भी दिया हुआ है, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, ये सारी चीजें हैं, उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट पनिशमेंट दी गई है। अब हम ये समझ रहे हैं कि ये जब ए है वो फेल हो गया है क्राइम को कमिट करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता क्राइम को कमिट करने के लिए, अगर ए जो है वो सक्सेसफुल हो जाता तो ये मर्डर के लिए लाइबल होता। लेकिन क्योंकि वो अटेम्प्ट जो है उसका जो कमीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाया है, इसका डेथ कॉज नहीं हो पाया है, ये किसी कारणवश बच गया है। आपने विथ डेथ इंटेंशन, मतलब डेथ कमिट करने के लिए आपने इस पे क्या किया था, कमीशन कर डेथ कर, ए ने जो है वो डेथ कमिट करने के लिए बी पे अटैक किया था, लेकिन शूट किया था, लेकिन यहाँ पे बी किसी भी सर्कमस्टांसेस, किसी सिचुएशन के वजह से बच जाता है, तो वहां पे अटेम्प्ट होगा। अगर वो डेथ कर देता है तो वह कमीशन होगा। तो यहाँ पे लास्ट स्टेज है कमीशन ऑफ स्टेज। अगर वो फेल नहीं होता है तो वो क्या हो जाएगा, कमिट हो जाएगा। कमीशन, कमिटिंग द क्राइम इज द फाइनल स्टेप ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, इन द प्रोसेस। If the accused succeed in his attempt, he commits a crime and will be guilty of it। मतलब कि अगर वह किसी का डेथ कॉज कर दे रहा है, किसी के घर में चोरी कर दे रहा है, डकैती कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुली कमीशन हो जा रहा है, तब वह उस ऑफेंस के लिए गिल्टी होगा, लाइबल होगा, उस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होता है। अगर वो फेल हो जाता है,
तो वह किस पे होगा? अटेम्प्ट के लिए सिर्फ होगा। अगर वह सक्सेसफुल हो जाता है तो कमीशन के लिए होगा, अगर वह फेल हो जाता है तो अटेम्प्ट के लिए होगा। ठीक, ये हमने आपको बोला था कि आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो हम आपको बता देते हैं कि जो भारतीय न्याय संहिता है वो कैसे फ्रेम हुआ था। तो 11 अगस्त 2023 में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस किया था भारतीय न्याय संहिता बिल को, ठीक है, इन लोकसभा। और 12 दिसंबर 2023 में विड्रॉ किया था, ठीक है। और विड्रॉ करने के साथ साथ यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या किया था? भारतीय न्याय संहिता सेकंड, मतलब कि पहला वाला इन्वोक किया गया था, विड्रॉ किया गया था, कुछ कुछ रिकमेंडेशन दिया गया था पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। इसके बाद उसको विड्रॉ करके दोबारा से फिर जो है इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में ही 12 दिसंबर को। इसके बाद 20 दिसंबर को वो लोकसभा में पास हो जाता है। और इसी तरह से इसी क्रोनोलॉजी में 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास हो जाता है, और 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इसको एसेंट दे देती हैं, साइन कर देती हैं। और ये 1 जुलाई 2024 से ऑल ओवर इंडिया और अप्लीकेबिलिटी जहां भी हम आगे आपको बताएंगे वहां इनफोर्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 1 से, विथ आपको पूरे केस लॉ के साथ में हम बताएंगे कि कैसे एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी और कैसे होगी, पूरे इलस्ट्रेशन के साथ। आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है, तो आप पूरे सीरीज में बने रहिएगा। और आपके लिए एक यहाँ पे एमसीक्यू भी है आपके इसी लेक्चर से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर एन ऑफेंस। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।